की क्लास में हम कवर करेंगे हमारा टैक्स मैनेजमेंट। What is the meaning of the tax management? The meaning is simply that how do we manage our tax? The main thing is कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इनकम अर्न करें पर हम टैक्स को मैनेज ना करें। ठीक है, आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है थ्योरी में आया हुआ है, ठीक है, 2 नहीं तो 3 साल बाद, 4 साल बाद, क्योंकि ये ऐसे आपके कंसेप्ट हैं कि इन्हीं क्वेश्चन को दूसरे कंसेप्ट के साथ यानी दूसरे थ्योरी के साथ हम इंडल्ज कर देते हैं। मेन है कि टैक्स मैनेजमेंट क्या है। देखो, अब मैं ये कहती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और हमें इन्हीं 3 टर्म्स को भी समझना है। कह रहे हैं कि टैक्स प्लानिंग यानी टैक्स की प्लानिंग करना, नेक्स्ट इज द टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स की क्या करना, चोरी करना, ठीक है, और नेक्स्ट है टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स को अवॉइड करना। तो एनीवन की इसी को मतलब इन्होंने मतलब तो आपको बता दिया पर हमें इनको डीप में पता है एक्चुअल में क्या होता है, टैक्स की प्लानिंग क्या होती है, पता है? चलिए मैं बताती हूँ। देखो, जब कभी भी हम बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की, देखो हमारे पास हमारी टैक्स अथॉरिटीज भी जानती हैं क्या कि हम सभी का ह्यूमन का नेचर क्या है कि वो टैक्स को पे नहीं करना चाहते, वो टैक्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो आप अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हो, आप अपने टैक्स को कम कर सकते हो। क्या रीजन है, आप कैसे अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हो, आप कैसे अपने टैक्स को कम कर सकते हो? सो by adopting the policies of the income tax authority, income tax authority की पॉलिसी को अडॉप्ट करके आप टैक्स को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। सो टैक्स मैनेजमेंट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द टैक्स अफेयर्स विच डेफिनेटली मिनिमाइज। बाबू आप प्लीज अपने उसमें अपने नोट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना सिर्फ उनको लिख लेना, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास अभी फिलहाल नोट्स में से आप उसे निशान तो लगा नहीं सकते हो। तो विच डेफिनेटली मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी। हमारे पास देखो टैक्स मैनेजमेंट में ये 3 कंसेप्ट है। अगर आप टैक्स की चोरी करते हो तो भी आप क्यों करते हो कि ताकि आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, कि आपको टैक्स कम पे करना पड़े। अब आता है टैक्स की प्लानिंग करना। आप टैक्स की प्लानिंग करना चाहते हो तो ये एक आप प्लानिंग करो, क्योंकि ये हमारे टैक्स अथॉरिटीज ने अपने अलग अलग प्रोविजन में बताया हुआ है कि आप टैक्स की प्लानिंग कैसे कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास 5 हेड्स हैं। जो हमारे पास 5 हेड्स हैं, ठीक है, उन सभी हेड्स को हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो मेरे पास जीटीआई यानी कि मेरे पास ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, अलग अलग डिडक्शंस हैं कि जैसे कि मैंने 5 इयर्स की एफडी बनवा दी, ठीक है, तो मैंने लोन लिया है, मेरे पास मैं टैक्स यानी कि मैं रेंट पे कर रही हूँ, तो अलग अलग उसमें मैं अपने टैक्स को क्या कर सकती हूँ, अपने टैक्स की प्लानिंग कर सकती हूँ। सो दिस इज द टैक्स प्लानिंग इज अ लीगल कंसेप्ट, ठीक है। एंड टैक्स इवेजन का मतलब क्या है, देखो टैक्स इवेजन में मेरी इनकम थी मान लो 6 लाख, लेकिन मैं शो कर रही हूँ 4 लाख, 3 लाख मैंने शो किया, 4 लाख, 3 लाख, यानी कि मैंने क्या की है, मैंने टैक्स की चोरी की है। दिस इज द इलीगल, टैक्स इवेजन इज द इलीगल, वेयर एज द टैक्स प्लानिंग का मतलब मैंने इनकम शो की है अपनी 6 लाख की ही जितनी मेरी एक्चुअल इनकम है, पर मैंने 1 लाख की एफडी बनवा दी, तो 1 लाख मेरा उसमें कम हो गया, तो कितना आ गया, 5 लाख। फिर मैंने रेंट पे कर रही हूँ, या फिर मुझे और भी मैंने एजुकेशन लोन है, ठीक है, उस पे लिया गया, या फिर मैंने अपना 80D के तहत मेडिकल में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या मैंने एक हाउस को परचेज किया है, ठीक है, उसका मैंने इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये सब कुछ पे कर रही हूँ, तो उससे मिला के मेरे पास इनकम आ रही है, उन सबको माइनस करके मान लो 4 लाख।
तो ये इनकम आप इस रूल के तहत करते हो तो दिस इज कॉल्ड योर द टैक्स प्लानिंग। तो आप इनकम टैक्स, आप सीए के पास आओगे, ठीक है, अपनी आईटीआर को फाइल कराने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो आपको टैक्स की इवेजन करना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें आपका कहीं से भी सोर्स इनकम का पता चल गया तो, और आपने उसे हाइड किया हुआ है, ठीक है, तो फिर आप ऑब्वियसली इलीगल वर्क कर रहे हो, तो आप इनकम टैक्स की स्क्रूटनी में आ सकते हो। नाउ सी द टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट मींस द मैनेजमेंट ऑफ ऑल टैक्स अफेयर्स, उन सभी ऑल टैक्स अफेयर्स का मैनेजमेंट which definitely minimize the tax liability, जो कि टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कम करता है। A sound and effective tax management system is a prerequisite for the success of the tax planning। मतलब हम क्या चाहते हैं, हमारी टैक्स प्लानिंग के सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है एक साउंड और इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम जो कि क्या है, इफेक्टिव है, ठीक है, हम एक इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम को ही चाहते हैं, क्योंकि साउंड है। अब साउंड का मतलब इसमें क्या हो गया कि आप उसमें इजीली आसानी से कर सकते हो। सो टैक्स मैनेजमेंट मींस टू स्टडी द वेरियस प्रोविजंस। अब इसका मतलब क्या है, आप कहोगे मैम इसका मतलब कि मुझे कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ने कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट करने पे छूट दी है, यानी डिडक्शन दी है, कि आप जितने इनकम अर्न कर रहे हो, आपके खर्चे भी होते हैं, तो कौन से एक्सपेंसेस पे, ठीक है, आपको इनकम में दिया गया है, आपको छूट दी गई है, एग्जेम्पशन दी गई है, वो हमारा आएगा टैक्स प्लानिंग में। तो हमें उन सभी एग्जेम्पशन को स्टडी करना है। यस, हमें उन सभी एग्जेम्पशन को स्टडी करना है। देखो आपके पास, ठीक है, एक चैप्टर है आपके, उसमें जो मैंने आपको कंटेंट सेंड किया है, चैप्टर देख लो, उसका नाम है 17 पॉइंट है, नाम है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। सो दिस चैप्टर इज कम अंडर योर टैक्स प्लानिंग। तो हमें टैक्स की प्लानिंग के लिए क्या स्टडी करनी है, टैक्स के डिफरेंट लॉ स्टडी करने हैं। ये स्टडी करना है कि इन रिलीफ या इन छूट को लेने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कह रहे हैं टू फुलफिल द रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर एग्जेम्पशन एंड रिलीफ, कि रिलीफ और एग्जेम्पशंस के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस कौन कौन सी हैं, हमें ये स्टडी करना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो कि आप टैक्स की चोरी करो? नहीं, हम टैक्स मैनेजमेंट के अंदर ही, हम टैक्स अथॉरिटीज में रहते, जो भी उन्होंने प्रोविजंस दिए हैं उनको स्टडी करेंगे और अपने टैक्स को कम करना चाहेंगे, अपने टैक्स को कम करेंगे। मैं टैक्स मैनेज करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जो अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर रही हूँ वो मैं अमाउंट कहीं इन्वेस्ट कर दूं, मैं चाहती हूँ कि मैं इन्वेस्ट करूं, पर लेकिन मैं टैक्स की चोरी करूंगी तो वो इलीगल है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा है बेशक आप टैक्स को क्या करो, कम पे करो। आप कैसे टैक्स को कम पे सकते हो, बाय डूइंग टैक्स प्लानिंग, यानी कि टैक्स प्लानिंग को करके आप कम कर सकते हो। सो दिस इज योर टैक्स प्लानिंग। नाउ सी द टैक्स मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग मैटर्स। नंबर 1, देखो टैक्स मैनेज करना चाहती हो ना, नंबर 1 द लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द टैक्स, जो भी टैक्स से रिलेटेड लीगल फॉर्मेलिटीज है हमें उन्हें पूरा करना होगा। सेकंड, टेकिंग द स्टेप टू वेरियस टैक्स इंसेंटिव्स, देखो हमारे पास कहाँ कहाँ पे हमें इंसेंटिव्स मिले हैं, कहाँ पर हमें, ठीक है, कौन सा टैक्स पे करने से हमें बेनिफिट मिल रहा है, कहाँ पर हमें कितना पे करना है, ये सब कुछ अगर मुझे पता होगा तो मैं उन चीज के इजीली इंसेंटिव या बेनिफिट को ले सकती हूँ, ठीक है, यानी टू सेव द असेसी फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। मान लीजिए आपको ये चीज पे कर, मतलब आपको ये इसमें अपनी जो इनकम है वो शो करनी थी,
लेकिन आपने शो नहीं की कि ताकि आपका टैक्स ज्यादा हो जाए। और इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने देखा कि आपके अकाउंट में इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ठीक है, इतनी सारी क्योंकि देखो मेन क्या है, मेन बैंक, ठीक है, आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज नहीं देखती हैं कि वो सब अकाउंट चेक करेंगी, नहीं, बैंक बैंक में लगता है कि नहीं ये जो पर्सन है इसके अपने इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, या अपने इनकम के अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर तब उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट लीगल है या इलीगल है, तो वो उसको इनकम टैक्स में डाल देते हैं, उनकी स्क्रूटनी में डाल देते हैं। फिर उसके बाद इनकम टैक्स आपसे उस चीज के लिए पूछती है। तो यहाँ पे बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक, ताकि उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ना लग जाए, पेनल्टीज ना लग जाए। तो हम उन सब चीजों से असेसी को बचाता है। अगर आप टैक्स मैनेज करना चाहते हो तो बिल्कुल आप टैक्स की मैनेजमेंट करो, बट बाय द लीगल वे, नॉट बाय द इलीगल वे। टैक्स इवेजन करके या टैक्स अवॉइडेंस करके इलीगल वे से हमें नहीं करना चाहिए। नाउ सी द टैक्स प्लानिंग। अच्छा, हमारा फोर्थ पॉइंट है क्या, टू रिव्यू द ऑफिशियल ऑर्डर्स। देखो आपके पास, देखो मेन चीज क्या है, अब मैं आपको टैक्स अवॉइडेंस बताती हूँ कि टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। क्या होता है, आपने देखा है ना कि इनकम टैक्स के रूल्स में, प्रोविजंस में कितना डीपली हर चीज मेंशन है कि इस सेक्शन का ये सेक्शन मेंशन है, हर चीज डीपली। अगर जो चीज मेंशन भी नहीं होती उनको वो आगे और क्लेरिफाई कर देते हैं। देखो मेन चीज क्या है कि मान लीजिए एक एक एग्जांपल था, मान लीजिएगा कि ये एक एग्जांपल ही था कि हमें क्या पे करनी है, कि हमें एक एक्साइज ड्यूटी है उन चीजों को पे करना है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी ऑन मटेरियल, ठीक है। अब आपने देखा है ना गन्ने का जूस होता है, गन्ने का जूस में जब कभी भी शुगर केन के उस जूस में हमारे पास, जब आपने शुगर केन का जूस पीते होंगे उसमें देखा होगा कि बहुत वो जो बगासे होता है, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट है कि जिसमें से जूस निकलता है, वो फिर सूखने के बाद उनको वो वेस्ट नहीं डालते हैं, ठीक है, वो उन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में बगासे। वो जो गन्ने के जूस से, वो जो सूखा जो गन्ना है जो मशीन में जाके पीस के निकला है, ठीक है, वो जो गन्ना सूख चुका है उन्हें हम बोलते हैं बगासे। आपको मैं बताऊं, वो जो बगासे है वो क्या करते हैं, इसे ना मतलब बहुत सारे स्टोर करके इसको या तो किसी फैक्ट्रीज में दे देंगे, ठीक है, या किसी को दे देते हैं ये कि जहाँ पे इनको यूज किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने देखा और पर्सन से ये पूछा कि आप इतने हाई लेवल पे वर्क कर रहे हो और आप ये बगसे के भी वो जो वेस्ट मटेरियल है उससे भी आपकी क्या हो रही है, इनकम हो रही है, क्योंकि उस वेस्ट मटेरियल से, मतलब उसी की काफी सारी शॉप्स थी, जूस की दुकानें थी, ठीक है, उसने वहां और उसी की फैक्ट्रीज थी, उसने क्या किया, देखो तो जो फैक्ट्री से जो बगासे जो फाइनल रॉ मटेरियल आया उस पर वो टैक्स नहीं पे कर रहा था, क्योंकि उसने कहा कि ये देखिए कहीं भी इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स ने अपने रूल में देखा, उसको दोबारा से रेक्टिफाई किया, चेंज किया, क्या, यानी इनकम टैक्स ने कहा यहाँ पे इस रूल का मतलब ये नहीं है। उस पर्सन ने कहा तो बताइए कहाँ क्लियरली मेंशन है कि इस रूल का मतलब ये नहीं है। फिर वहां मेंशन किया गया कि एक्साइज ड्यूटी ऑन एवरी मैन्युफैक्चरिंग एंड द फाइनल गुड्स। तो फिर जब ये कंप्लीट वर्ड मेंशन किया गया तब वो अगले साल से टैक्स उसने पे करना शुरू किया। क्या होता है टैक्स अवॉइडेंस, मतलब कि कोई भी सेंटेंस में, वर्ड में, या टैक्स को समझने के मीनिंग में, या टैक्स के लॉज में कोई भी लूप होल है या कोई भी डिफरेंसेस हैं, कोई भी लूप होल है, उस लूप होल को हम फायदा उठा लेते हैं। यानी मैंने उस टैक्स के लॉस को अपने बेनिफिट के लिए समझा,
ठीक है। अच्छा मुझे बताओ इनकम टैक्स अथॉरिटीज क्या चाहती है, टैक्स को ज्यादा पे करना या टैक्स को कम पे करना, कि हम टैक्स को ज्यादा पे करें या फिर कम पे करें, बताइए बताओ। नो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स तो करो। क्या चाहती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज चाहती हैं कि हम उन वो हमसे ज्यादा टैक्स चार्ज करें, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कम टैक्स को चार्ज करें, मतलब हम मतलब चार्ज क्या करें, हम कम टैक्स को पे करें। तो इन दोनों के बीच में ही तो क्या है, कन्फ्लिक्ट है। वो चाहते हैं कि टैक्स ज्यादा चार्ज करें और हम चाहते हैं कि टैक्स क्या चार्ज करें, कम चार्ज करें। सो टैक्स प्लानिंग, so tax planning means to reduce the tax burden। यानी मैं देखो तीनों में ही क्या हो रहा है, चाहे टैक्स प्लानिंग हो, चाहे टैक्स इवेजन हो, और चाहे हमारे पास टैक्स मैनेजमेंट हो, तीनों या अवॉइडेंस में, तीनों में ही टैक्स का बर्डन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन प्लानिंग में क्या हो रहा है, बाय मैनेजिंग एंड प्लानिंग ऑफ द सोर्सेज रिलेटेड टू द टैक्स, यानी कि टैक्स से जो कोई भी सोर्सेज रिलेटेड हैं, ठीक है, उन सोर्सेस को मैनेज करके, उन सोर्सेस को प्लान करके। अब देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, टैक्स प्लानिंग इज अ मोरल वे ऑफ टैक्स सेविंग, यानी इलीगल नहीं है, एक मोरल वे भी है आपको टैक्स सेव करने का, ठीक है। टैक्स पेयर रिड्यूसेस द टैक्स लायबिलिटी ऑनेस्टली एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, यानी आप इसे ऑनेस्टली कर सकते हो, आपको कोई चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, इनकम टैक्स ने जो जो प्रोविजंस बताए हैं आपको उनको ढंग से समझो, और कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट है वहां इन्वेस्टमेंट करो, कहाँ आपको लगता है कि आपने, कि जैसे आप हम रेंट पे रह रहे हैं तो मुझे रेंट की यानी कि 80 GG के तहत मुझे रेंट की डिडक्शन मिल जाएगी, रेंट पेड की। तो आप उस डिडक्शन मुझे कैसे मिलेगी, क्या मुझे उन्हें कैसे कंप्यूट करना है, वो चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो साइंटिफिक यानी कि क्या है, ये एक वे है, साइंटिफिक वे है, यानी एक कोई भी ऐसा नहीं है कि बस मैंने लगा दिया, हिट एंड ट्रायल वे नहीं है। इट इज अ साइंटिफिक वे टू पे द मिनिमम टैक्स, यानी कम टैक्स पे करने का ये एक साइंटिफिक वे है। सो टैक्स प्लानिंग इज अ साइंटिफिक वे टू पे मिनिमम टैक्स by taking advantage of exemptions and incentives given under the government policy। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर जो भी मुझे एग्जेम्पशंस या इंसेंटिव्स गिवन है उसे दे के मैं अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकती हूँ। क्लियर, देखो यहाँ आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। सो टैक्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग, देखो हर लाइन में वही मतलब है, उसको घुमा के ही बोला हुआ है, इज अ process of looking at various tax options in order to determine when, whether and how to conduct business and personal transactions, कि मुझे किस तरीके से बिजनेस और मुझे किस तरीके से पर्सनल ट्रांजेक्शन को करना है कि ताकि मैं अपने टैक्स को कम कर सकूं। नाउ सी द डिफरेंस, अब मैं हम एक बार नेक्स्ट में स्टडी करते हैं, ये तो टैक्स प्लानिंग के लिए है, ठीक है। ये पहले आ जाते हैं टैक्स अवॉइडेंस की, ताकि आप एक बार क्लियरली इसको देख सको। सो व्हेन अ पर्सन रिड्यूसेस, देखो टैक्स प्लानिंग में भी इनकम क्या हो रही है मेरी, यानी कि कम हो रही है, सॉरी मेरी टैक्स लायबिलिटी को मैं कम करना चाह रही हूँ, और टैक्स इवेजन में भी मैं अपने लायबिलिटी को कम कर रही हूँ। व्हेन अ पर्सन रिड्यूसेस हिज टोटल इनकम बाय नॉट डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज रियल इनकम बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम, मतलब कि मैंने जो मेरी वास्तविक इनकम है, जो मेरी रियल इनकम है, मैं रियल इनकम को डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ। So when a person is reduces his total income by not disclosing the information regarding his real income by making the false claim, यानी कि मैंने झूठा
क्लेम किया है। मैंने कहा कि मेरी रियल इनकम को मैंने हाइड किया, लेकिन मैंने क्लेम अब क्या किया कि मेरी इनकम इतनी है, लेकिन वो गलत है। सो हिज टैक्स लायबिलिटी ऑब्वियसली, तो मैंने अगर इनकम अपनी गलत आपको बताई है या फिर मैंने इनकम कम बताई है, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दिस इज नोन एज टैक्स इवेजन। तो हम इसे टैक्स इवेजन कहते हैं। टैक्स इवेजन इलीगल, नॉट ओनली इलीगल, इलीगल ही नहीं है खाली, इलीगल भी मतलब खाली इलीगल नहीं है, लेकिन इमोरल तरीका भी है, एंटी सोशल है, एंटी नेशनल ये प्रैक्टिस है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज मेनली उन चीजों को देखती है, कौन से जो पर्सन है, ठीक है, अपना टैक्स क्या कर रहे हैं, चोरी कर रही हैं। अब वो देखो वो कैसे देखती है, कह रहे हैं द टैक्स इवेडर रिड्यूसेस हिज टैक्सेबल इनकम बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज। यानी कि जो टैक्स इवेडर है, जो टैक्स की चोरी कर रहा है, वो अपनी टैक्सेबल इनकम को इनमें से यानी कि वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज में से अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करता है। कैसे? नंबर 1, बाय कंसीलिंग इनकम, इनकम को क्या करना, छुपाना, इनकम को कंसील करना। सो बाय कंसीलिंग इनकम नॉट टू शो टैक्सेबल इनकम इन द इनकम टैक्स रिटर्न में कितनी इनकम मतलब टैक्स होगी उसको ना दिखाना, मेरी रियल इनकम कितनी है। टू रिड्यूस द इनकम इन द बुक्स बाय शोइंग फेक एक्सपेंडिचर, मतलब ये खर्चे खर्चे आपके ये रियल खर्चे नहीं है, ये जो खर्चे हैं ये खर्चे आपके फेक खर्चे हैं। तो अपने फेक एक्सपेंडिचर को शो करने के लिए भी ये दिखाता है अपने इनकम को कम करना। तो टू ट्रीट फैमिली एंड पर्सनल एक्सपेंसेस एज बिजनेस एक्सपेंसेस, मान लीजिए आपका बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें क्या फैमिली का खर्चा, क्या पर्सनल एक्सपेंसेस आते हैं? नहीं आते। तो और आपने अपने बिजनेस में फैमिली के एक्सपेंसेस को, पर्सनल एक्सपेंसेस को शो कर दिया है, आपने उसमें बिजनेस के एक्सपेंसेस को, ठीक है, उसमें क्योंकि कम है वो एक्सपेंसेस, क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा हो रही है, तो उस केस में भी आपने क्या किया, रॉन्ग किया, आपने अपने टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए इनमें से कोई तरीका कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू केयर, expenses related to car in the personal use, tax, telephone bills, personal traveling expenses are to be debited as business expenditure to show less taxable income। यानी कि लेस, कम टैक्सेबल इनकम को शो करने के लिए आपने अपने पर्सनल को यानी कि बिजनेस एक्सपेंडिचर्स में शो कर दिया। तो ये क्या है, गलत है, ये इलीगल एक्टिविटीज हैं। बाय राइटिंग ऑफ अनरियलिस्टिक बैड डेट्स, यानी कि कोई भी रियलिस्टिक बैड डेट्स नहीं है, आपने अपने डेटर्स को, ठीक है, लॉसेस ज्यादा शो कर दिया, फिर इससे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए और आपका स्टॉक की वैल्यूएशन कम हो जाए। टू शो लेस सेल बाय सेलिंग गुड्स विदाउट मेकिंग बिल, आपने क्या किया कि ये कहा कि मेरी जो सेल्स है वो कम है, ठीक है, अपनी सेल मतलब हम करते ही है ना कि बिजनेस में अपनी सेल को हम कम करना चाहते हैं। तो कैसे कि ताकि मुझे टैक्स ना पे करना पड़े, आपने कहा आपने अपने बिजनेस में बिल कम देना शुरू कर दे, क्योंकि अगर आप बिल दोगे तो उसका आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, और वो सामने वाला कस्टमर ने अगर रेडी हो गया, वो अगर बिल नहीं ले रहा है और आपके पास सामान भी आप सोल्ड कर रहे हो, लेकिन उसका आपको बेनिफिट भी मिल रहा है, ठीक है, कि आपको उसको फर्दर उसको शो नहीं करना होगा अपनी सेल में। तो इससे आपकी एक्चुअल में सेल हो रही है, लेकिन आपने शो किया कि आपकी सेल नहीं हो रही है। नाउ सी द सिक्स्थ, टू हाइड प्रॉफिट्स अर्न ऑन द सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज, शेयर और सिक्योरिटीज पे सेल हुआ उसकी, ठीक है, उस पे आपने प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन वो आपने दिखाया नहीं। टू सेल द फिक्स्ड एसेट्स एट द हायर रेट, आपने अपनी फिक्स्ड एसेट्स को हायर रेट पे सेल किया, लेकिन उसको दिखाया है लेसर रेट पे, ताकि आपको कैपिटल गेन टैक्स, मैंने आपको कहा था ना कैपिटल गेन टैक्स कहाँ लगता है, कैपिटल गेन का हेड है
जहाँ पे हम उसको खरीदते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं। सो दिस वुड सेव कैपिटल गेन टैक्स, आपको उससे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। नाउ सी द 8, टू शो excess payment salaries, to show the excess payment salaries and interest to close relatives। आपने दिखाया कि मैंने अपने क्लोज रिलेटिव्स को ज्यादा क्या दिया हुआ है, मतलब कि पेमेंट ज्यादा की है, और इंटरेस्ट है उनसे मैंने लोन लिया था, उनको मैंने इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रखा है, कि जहाँ पे इनकम टैक्स को लगे कि नहीं ये हाइड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये टैक्स को चोरी करना चाह रहा है, यानी कि आपने एक्सेस में दिखाया हुआ है कि जो कि फेक लग रही है, तो उसे भी हम टैक्स इवेजन के अंदर ही आएगा। टू ट्रांसफर एसेट्स इन द ओनरशिप ऑफ रिलेटिव, मान लीजिए आपकी अपनी खुद की वो एसेट्स है, वो घर है, ठीक है, और आपने, अब आपने क्या किया, आपने सोचा कि मेरे पास तो ऑलरेडी 2 घर हैं ही, तो मैंने अब एक और जो घर है वो अपने रिलेटिव के किसी के नाम कर दिया। तो देखा जाए तो ऐसा करना भी क्या है, गलत है। तो एसएससी आपने लिया है तो आपके नाम पे ही होना चाहिए। तो एसएससी विल नॉट बी लायबल टू पे टैक्स ऑन द प्रॉफिट एक्वायर्ड ऑन द ट्रांसफर्ड एसेट्स, ठीक है, कि ताकि अब उस एसेट से कोई भी प्रॉफिट आएगा तो मुझे फिर डबल डबल टैक्स पे करना होगा। तो एसएससी विल नॉट बी लायबल टू पे दैट टैक्स। तो हम सभी वही उसी टैक्स को रिड्यूस करना चाहते, तो मैंने आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेज भी बता दिए कि हम किस तरीके से, ठीक है, अपने इन तरीके से इलीगल वे से टैक्स की चोरी करते हैं, तो ये इलीगल वे है। टू एंजॉय अनरीजनेबल एग्जेम्पशंस है, कि जैसे कि कोई भी अनरीजनेबल एग्जेम्पशंस है, कि टैक्स पेयर रिसीव फेक रिसिप्ट फ्रॉम द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एनजीओ को, ठीक है, इन सबको आप क्या पे करते हो, आपने डोनेशन पे की, आपने मनी पे की है। सो टैक्स पेयर ने कोई भी यानी कि एक फेक रिसीट्स ली है। अब मान लीजिए मैंने तो किसी भी एनजीओ को या उसको पे नहीं किया एक्चुअल में, लेकिन मैंने फेक रिसीट्स ली है, तो टैक्स पेयर रिसीव द फेक रिसीट्स फ्रॉम द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विदाउट मेकिंग द एक्चुअल डोनेशन, नहीं किए, मुझे फेक रिसीट्स मिली है, और उसमें मैंने क्या कर दिया, 80G के तहत डिडक्शन की एडवांटेज ले ली। तो ये आपका होता है टैक्स इवेजन। क्या है आपका, टैक्स की चोरी करना। सो इन इवेड द टैक्स ही suppresses or omits receipts, inflates expenses and claims bogus deduction। जो डिडक्शंस नहीं लेनी चाहिए थी वो भी डिडक्शंस ली, और आपने अपना टैक्स क्या कर दिया, कम कर दिया, और वो एक लीगल तरीके से नहीं था, वो इलीगल वे था, तो उसे हम बोलते हैं क्या, टैक्स इवेजन। नाउ द नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आता है, द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स प्लानिंग एंड द टैक्स इवेजन। अच्छा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए आपको इसी कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा ही फोकस किया है कि टैक्स प्लानिंग क्या है और टैक्स इवेजन क्या है। अब टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन के बीच में डिफरेंसेस क्या है, हम आइए ये कवर करते हैं। अच्छा, कोई भी, अभी तक मैंने आपको इतना सब कुछ ये समझाया, तो बच्चों मुझे इनमें से ये बताओ कि एक्चुअल में इनमें से क्या क्या डिफरेंसेस है, बताओ। पॉइंट्स भी आपके सामने हैं, 1-2 पॉइंट्स बताओ मुझे। एनीवन? कोई तो एक्सप्लेन करो, कोई भी नहीं, चलो क्या लिखा है। नंबर 1, फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि एज पर द लॉ, लॉ के हिसाब से टैक्स प्लानिंग बेटर है या फिर इवेजन बेटर है? क्या हो गया, कोई भी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, सभी सो गए हैं क्या? अनन्या, अंजलि, दीपिका, काजल, नेहा, आप सभी कहाँ हैं बाबू? क्यों, रिस्पॉन्ड तो करो, क्यों मैम रिस्पॉन्ड नहीं कर टैक्स रहे हैं? प्लानिंग। हाँ बताओ। अच्छा, लॉ की रिक्वायरमेंट, वेरी गुड, यानी कि लॉ के हिसाब से जो लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है वो क्या फुलफिल करता है, टैक्स
प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग फुलफिल करती है ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ रिगार्डिंग द लॉ, लेकिन टैक्स इवेजन एक वॉयलेटिंग अप्रोच है। ये क्या करती है, वॉयलेट करती है लॉ को, ये लॉ के अगेंस्ट वर्क करती है। ठीक है, अभी हमने देखा ना कि लॉ ने क्या कहा कि जो जो इनएक्टिविटी को करता है वो टैक्स इवेजन का पार्ट बनता है, और आप अगर यही एक्टिविटी करोगे तो आप इलीगल एक्टिविटी का पार्ट बन रहे हो। सो इन टैक्स इवेजन, टैक्स पेयर मिसयूजेस द लूप होल्स रिगार्डिंग द लॉ। अगर लॉ के रिगार्डिंग कोई भी लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को क्या करता है, वो मिसयूज करता है। सो इन टैक्स इवेजन अ टैक्स पेयर misuses the loopholes regarding the law, while in tax planning assessee takes advantages of relief and deduction provided by the law। ठीक है, लेकिन टैक्स प्लानिंग में असेसी उन सभी एडवांटेजेस को लेता है जो कि लॉ ने दी है, यानी कि लॉ के हिसाब से। तो इसीलिए हम इनकम टैक्स को कंप्लीटली अच्छे से आप लोग स्टडी करो, कि ताकि आप जब कभी भी इनकम अर्न करो तो आप उसको देख सको कि मुझे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कि ताकि मेरा टैक्स क्या हो सके, कम हो सके, और मुझे फ्यूचर में उससे बेनिफिट भी हो। नाउ द नेक्स्ट, नेचर। सेकंड क्या है, नेचर। तो बताओ, टैक्स प्लानिंग इज लीगल। देखो, टैक्स प्लानिंग लीगल है, मॉरल है, और ऑनेस्ट एफर्ट्स है हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। लेकिन टैक्स इवेजन क्या है, इमोरल है, करप्ट अप्रोच है। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक क्राइम है। क्या मतलब कि क्योंकि आपने इनकम को क्या किया, कम दिखाया, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम मिली, जिसके कारण से इकोनॉमी में क्या आता है, फर्क पड़ता है। ठीक है, थर्ड इज द कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी। कि जैसे मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी बनाई है 1 लाख की, और आपकी मैंने इनकम बताई थी कितनी, 6 लाख। तो 6 लाख में से मैंने 1 लाख क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 5 लाख आपकी इनकम शो हुई। यानी कि देखो, एफडी बनाने से आपको भी बेनिफिट मिला, आपको भी उसमें से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, आपके भी उसमें इनकम अर्न होगी। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी, टैक्स प्लानिंग हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। टैक्स प्लानिंग हेल्प करती है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिजायर्ड चैनल। यानी मतलब कि देखो, अगर आप उस चीज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिला या एडिशनल फंड मिलता है। और देखा जाए तो वो आपने एफडी गवर्नमेंट में या बैंक में या कहीं भी कराई है, तो वो उन अमाउंट को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो उन्हें भी बेनिफिट मिलता है। तो देखा जाए तो टैक्स प्लानिंग करना, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करना है, जबकि टैक्स इवेजन जनरेट्स ब्लैक मनी। क्योंकि टैक्स इवेजन से क्या होता है कि जिस इनकम पे मुझे टैक्स पे करना था, मान लीजिए ये कौन करता है, मेनली देखो, इसी को 2-3 हजार 10-12 हजार रुपए टैक्स पे करना है। ठीक है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको इतना देखती भी नहीं है, लेकिन इसी के पास लाखों का टैक्स पे करना है, लेकिन उसने अगर 5-6 लाख 10-12 लाख या 10-20 लाख या और लाखों में अमाउंट को सेव कर लिया, कि जो कि उसको टैक्स पे करना था। ठीक है, अब वो क्या है, अब जो आपने देखा है ना कि इकोनॉमी में कोई भी चीज है, अगर हम एक घर भी परचेज करने जाते हैं, उसकी रियल वैल्यू कम होती है, लेकिन वो हमें मिलता क्या है, ज्यादा में है। क्यों? क्योंकि यही लोग क्या करते हैं, फिर उन्हीं चीजों को ये कैश में डील करते हैं, क्योंकि इनके पास वही जो ऐसे बच जाते हैं, वही कि जिनको इन्होंने शो नहीं किया, व्हाइट मनी के रूप में इन्होंने वो शो नहीं किया। ठीक है, वो इनकम किसी भी उसमें नहीं है, तो वो क्या हो गए, ब्लैक मनी। बट द टैक्स इवेजन जनरेट्स ब्लैक मनी विच इज बीइंग प्रूव्ड हार्मफुल फॉर इकोनॉमी। लेकिन जो टैक्स इवेजन होता है वो ब्लैक मनी जनरेट करता है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है, हार्मफुल है। नाउ द नेक्स्ट 4 वेज ऑफ टैक्स सेविंग। हम टैक्स सेविंग को कैसे कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग इज अबाउट टू मेक advantages of exemptions, incentives and the relief provided by law। लॉ के द्वारा जो कोई भी रिलीफ, इंसेंटिव और एग्जेम्पशन दी गई है, उनको एडवांटेज लेना।
लेकिन टैक्स इवेजन एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है जो कि इवॉल्व करता है मैन्युपुलेशन, यानी कोई भी आपका रियलिस्टिक कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका हो गया है ways of tax saving. Now the next is the fifth. The objective of tax planning is to reduce the tax liability by following the provision of the law. ठीक है, वही तो हमने देखा। लेकिन टैक्स इवेजन एक ऐसी लाइबिलिटी को हमारे कम करता है बाय यूजिंग द अनफेयर एंड इमोरल वेज। ये एक डेलिब्रेट एफर्ट होता है। आप वहां ये नहीं कह सकते थे कि मुझसे गलती से हो गया, नो, गलती वर्ड वहां नहीं होता। So it is an deliberate effort of hiding facts and giving false information. या तो फैक्ट्स को छुपाना या गलत इंफॉर्मेशन को देना एक क्या है, डेलिबरेट एफर्ट्स है। ठीक है, जानबूझ के किया गया एक एक्टिविटी है। नाउ द सिक्स इज द स्ट्रैटेजी। द टैक्स प्लानिंग रिक्वायर्स इंटेलेक्ट, यानी क्या मतलब है, देखो टैक्स प्लानिंग में आपको ये थोड़ा ना कि कोई भी ये बता देगा, नहीं, उसके लिए आपको टैक्स के प्रोविजंस आने चाहिए, तभी तो हम उसमें से अलग अलग जो भी सीए हैं या कोई भी यानी कि टैक्स प्लानर है, हमें उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, वही हमें बताते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। वेयरएज टैक्स इवेजन रिक्वायर्स करता है अनड्यू करेज। टैक्स इवेजन चोरी करने के लिए क्या होना चाहिए, आप हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी ऑफ द टैक्स प्लानिंग में स्पेशलाइज नॉलेज होगी आपके पास, आपके थॉट्स होते हैं, उन्हें आपको स्टडी करना पड़ेगा अच्छे से, और एक बार आ जाती हैं चीजें फिर तो बहुत क्या है, इजी है। तो इसीलिए हमारे बीकॉम में क्या है, ये चीजें सिलेबस में है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। टैक्स इवेजन आपको समझा दिया, टैक्स प्लानिंग बताया, इनके बीच का डिफरेंस भी बताया। एक बार स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं, हमने टैक्स मैनेजमेंट कवर किया, आइए एक बार ये वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स प्लानिंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन, द ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि डिडक्शंस को स्टडी करके, डिडक्शंस को अचीव करके, एग्जाम्शंस को, कौन कौन से रिलीफ हैं, कौन से रिबेट हमें छूट मिली है, हम कैसे एक लीगल तरीके से उसे क्लेम कर सकते हैं, और फिर हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करें। एथिकल है, क्योंकि ये कोई भी जो एक्ट है ये ऐसा एक्ट नहीं है जो कि छुपके किया जाएगा, विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द एक्ट, नॉट ए करेबल, कोई डिवाइस नहीं है कि मान लीजिए कि ये एक फेक है, आपने अपने इनकम को अर्न कर रहे हो और आपने उसको शो नहीं किया, तो इज अ टर्म। टैक्स प्लानिंग एक शॉर्ट टर्म टैक्स भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप एक बात बताइए, आपने अपनी LIC की पॉलिसी ली है 10 साल के लिए, तो इसका मतलब कि आप उसका हर साल प्रीमियम पे करोगे, तो आपने हर साल उसके लिए क्या है, फिर आपका अल्टीमेटली उसमें से ठीक है 80C के तहत आपका जो डिडक्शन आपको मिल जाएगी हर साल। तो ये करंट ईयर के लिए करोगे तो शॉर्ट टर्म है, अगर आगे के साल के लिए भी करोगे तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म है। आप इसको टर्म वाइज भी हम कवर कर सकते हैं। सो फॉर्म्स क्या है, बहुत सारी क्या है टैक्स प्लानिंग की मैनी फॉर्म्स हैं, कि जैसे आप सेविंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, कि जैसे आपने FD में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो आपकी सेविंग्स भी तो हो गई हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ अ प्लेस फॉर न्यू बिजनेस। तो इस तरीके से अगर अलग अलग हम डिडक्शन चैप्टर में स्टडी करेंगे तो उसमें और भी मेंशन होगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज द बेसिस। द बेसिस ऑफ टैक्स प्लानिंग इज क्लेमिंग द डिडक्शन, रिबेट एंड रिलीफ। ठीक है, कि सोशल इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए आपको डिडक्शन, रिबेट्स और रिलीफ लेना है। नाउ द सिक्स इज द स्टडी एंड द एनालिसिस, ऑब्वियसली, और आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, चोरी करने के लिए स्टडी नहीं करना पड़ता, उसमें आपको स्मार्ट अपना दिमाग को क्या क्या करना है, अप्लाई करना है, बस आपको इंफॉर्मेशन को हाइड कर दो। लेकिन टैक्स की प्लानिंग करने के लिए आपको एक्ट के बारे में, प्रोविजंस की थोड़ी स्टडी होनी चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा इसके ड्रॉबैक है। ठीक है ना, कि ये एक लीगल मॉरल वे तो है, पर
इसमें क्या करना होगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा। पर मैं आपको ये कहती हूँ बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में हमें ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स निकाली हैं, हमें कौन से प्रोविजंस में या कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से हमें बेनिफिट भी मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें नॉलेज रिक्वायर्ड है, यस, पर हम उस नॉलेज को एक्वायर करके उसको अपने बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट टैक्स लायबिलिटी मेरी रिड्यूस हो जाएगी, कि ताकि जो भी कंडीशंस हैं या जो कोई भी फुलफिलमेंट है, लॉज है, मैं उसे पूरा कर सकती हूँ। नेक्स्ट है, टैक्स प्लानिंग इज अ लीगल एंड अ मोरल वे ऑफ टैक्स सेविंग। बाबू ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आप बताइए कि कैसे टैक्स प्लानिंग एक लीगल और एक मॉरल वे है टैक्स को सेव करने का। तो वही लिखा है, द अबव quoted statement is a quite true. Tax planning is a technique by which a person can reduce his tax liability. तो टैक्स प्लानिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा एक पर्सन टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है, विदाउट वॉयलेटिंग इन एनी वे, बिना इसी तरीके से उसे वॉयलेट करके, ठीक है, लीगल प्रोविजंस को। दिस इज व्हाई इट इज एन लीगल वे, क्योंकि ये कोई भी प्रोविजंस को या किसी भी लीगल प्रोविजंस को वॉयलेट नहीं करता। सो टैक्स प्लानिंग may be defined as an arrangement of one's financial affairs in such a way that burden क्या हो जाए, असेसी का कम हो जाए लीगल प्रोविजंस के द्वारा। कोई कुछ कह रहा है? ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पे कह रहे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स कंसेशन। हाँ जी मैम, वॉलेट मतलब? वॉयलेट का मतलब, अच्छा, वॉयलेट का मतलब क्या होता है, जो लॉज होते हैं ना, उन लॉज को फॉलो नहीं करना, उनके अगेंस्ट वर्क करना। तो ये तो उनके अगेंस्ट वर्क नहीं करता ना। तो विदाउट वॉलेटिंग, यानी आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा, आपने रेड लाइट को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, यानी लाइट हो रही थी तो आपने उस रेड लाइट के जो भी लॉज हैं उसे वॉयलेट कर दिया, तोड़ दिया आपने उन लॉज के, आप उन लॉज के अगेंस्ट गए हो, तो हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं वॉयलेट। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स कंसेशन इज टू डेवलप द इकोनॉमी ऑफ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और द स्टेट। तो देखो, टैक्स कंसेशन आपको मिलता है, उसका यही होता है कि क्या हो, कोई भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है, वो क्या हो सके, वो उसकी इकोनॉमी डेवलप हो सके, ठीक है। अब है, फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 801B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमारा इनकम टैक्स एक्ट आया था, कब आया था, कौन से ईयर में आया था, 1961 में हमारा इनकम टैक्स एक्ट था, ठीक है। प्रोवाइड डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इन, वो जीटीआई में से डिडक्शन है, किस चीज की है, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम न्यूली स्टैब्लिश इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भी अपनी एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को न्यू सेटअप किया है, कहाँ सेटअप किया है, एक बैकवर्ड स्टेट में, मतलब डेवलप्ड स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, बैकवर्ड स्टेट में, एक इंडस्ट्रियली बैकवर्ड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में मैंने किया है, तो आपको जो भी उससे प्रॉफिट आता है उस पे आपको रिडक्शन मिलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, गवर्नमेंट ऐसा करती है ताकि लोगों को क्या, यानी कि उन्हें प्रोत्साहित कर सके कि वो बैकवर्ड स्टेट्स में, ठीक है, या फिर वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। इफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ सेव द अमाउंट और इन्वेस्ट करता है ऐसे में, तो उन्हें सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन मिल सकती है, तो ही कैन गेट डिडक्शन। तो उन्हें जीटीआई से सेक्शन 80C से उन्हें क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। समझ में आया? यानी कि हमें गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के क्या प्रोविजंस हैं, अगर हम उन्हें ध्यान से देखते हैं, मान लीजिए कि मैं एक इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहती हूँ, मैं फैक्ट्री सेटअप करना चाहती हूँ, तो क्यों ना मैं ऐसे जगह सेटअप करूं जहां पे गवर्नमेंट ने प्रॉफिट से के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई छूट दी हो, ठीक है। तो इससे
मुझे टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है कि आप जो कोई भी आपने क्या क्या इन्वेस्टमेंट या सेविंग कर रहे हो उससे आपकी इकोनॉमी को कोई भी बेनिफिट नहीं। देखो इससे क्या है, देखो अब हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे क्यों करती है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को भी मालूम है कि बिजनेसमैन को जब तक आप कोई भी इंसेंटिव नहीं दोगे तब तक वो कहीं भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे उनको अट्रैक्ट करने के लिए बैकवर्ड स्टेट में इंसेंटिव दिया। तो ये एक तौर पे क्या है, आपका लीगल एक्टिविटी है। सो दिस डिडक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड, ठीक है, हैज बीन का एक मिनट, हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनकरेज द सेविंग ऑन इन्वेस्टमेंट को। तो मैंने वही बताया कि ताकि हम कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सेविंग इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर सके। Thus, if a person takes advantage of the deduction, then he not only reduces his tax liability, देखो यानी कि अपनी टैक्स लायबिलिटी को ही कम नहीं करेगा, तो वो एक ऐसा काम अचीव कर रहा है जो कि लॉफुल है, सोशल है, एथिकल है। समझ में आया? तो ये मोरल वे भी में भी आ गया। आपको भी लगेगा कि नहीं हम एक अपनी कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो हमें उन चीजों से मिल रहा है उसमें क्या हो रही है कि हमें छूट भी मिल रही है। मुझ में अगर वहां से प्रॉफिट को अर्न कर रही हूँ तो भी मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है या मुझे कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ये मेरा हमारा सेक्शन 80C के अंडर कवर है। क्लियर हुआ? सो टैक्स प्लानिंग इज एन एक्ट विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द एक्ट। एक्ट के फोर कॉर्नर्स के अंदर टैक्स प्लानिंग एक ऐसा एक्ट है, ठीक है, यानी कि हम एक्ट के अंदर ही काम कर रहे हैं, एक्ट के बाहर नहीं काम कर रहे। जो लॉज है लॉज के अंदर ही हम वर्क कर रहे हैं, हम लॉज के हिसाब से ही वर्क कर रहे हैं, हम लॉज के यानी कि अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहे। इट इज नॉट ए करेलेबल डिवाइस टू अवॉइड द टैक्स। आप ऐसा नहीं है कि जैसे एक डिवाइस है, ठीक है, उस डिवाइस पे मैं अपनी मर्जी से व्हाइट कलर कर दूं, फिर मैं पिंक कलर कर दिया, फिर मैंने ब्लैक कर दिया, ब्लू कर दिया। नहीं, ये एक ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से उस पर कलर कर सकते हो टैक्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट में स्टडी करते हैं कि इसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो वही ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने कहीं ना कहीं उन्हें स्टडी किया ही है। तो इम्पोर्टेंस है, देखो सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, फर्स्ट इम्पोर्टेंस कि हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि जिससे हम टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज एलिमिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। ये देखो मेन चीज क्या है बाबू, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंप्लीटली तो खत्म नहीं कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। आप अपनी उसको एलिमिनेट कर सकते हो कंप्लीटली भी, तो बाय वेल प्लान्ड, प्लान करो उससे पहले, ठीक है। मैनी टैक्स पेयर्स एग्जेम्प्ट करते हैं अपने आप को, यानी उन्हें कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़े। वो 10 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं, 50 लाख कमा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उससे उनको क्या हो, ठीक है, बेनिफिट हो। तो मैनी टैक्स पेयर exempt themselves from the tax liability completely. Now the third is a legal and a moral process. Obviously ये legal है, honest है, और इसमें कोई भी लॉस का क्या है, वॉल्यूशन नहीं है, कोई भी लॉस के अगेंस्ट वर्क नहीं होता। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर, यस, फ्यूचर की फाइनेंशियल क्या है, सिक्योरिटीज भी होती है कि जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसने LIC में क्या क्या इन्वेस्ट किया, अपना उसने PPF में इन्वेस्ट किया, अपना नेशनल डिपॉजिट प्लान में, यूनिट में, उन सब ने इन्वेस्ट किया है। इससे क्या है, आपके फ्यूचर की भी सिक्योरिटी है और आपको क्या मिल रहा है, बेनिफिट भी मिल रहा है, आपकी सेविंग भी हो रही है। तो एक तौर पे तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई है, और दूसरी हैंड पे उसे यानी कि इंटरेस्ट भी मिल गया, उसे बोनस भी रिसीव हो गया। तो क्या है ये, तो ये दोनों के दोनों, उसका प्रेजेंट में बेनिफिट है, उसका टैक्स कम हो गया, फ्यूचर में बेनिफिट है कि उसको इंटरेस्ट या बोनस रिसीव होगा। तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है फ्यूचर के लिए, और लोगों को हैबिट भी होती है कि वो सेव कर सके, ठीक है। मैं भी नहीं, मैंने भी अभी भी जब से मैंने इनकम अर्न की, मुझे लगा कि नहीं मुझे टैक्स को सेविंग करनी है, तो मैंने भी अपना FD बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि यानी कि मुझे FD से इंटरेस्ट और मिलने लग गया।
तो ये क्या है, तो यानी कि ये मेरे फ्यूचर के लिए भी एक मेरी हैबिट को चेंज कर दे कि मैं अपनी क्या कर सकूं, सिक्योरिटी, यानी कि मैं सिक्योर हो सकूं। ठीक है, कि मान लो कि ठीक है मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं इंटरेस्ट मिलता है मैं उसे यूज कर लूंगी। अब है प्रॉपर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। ठीक है, आपको कहाँ कहाँ पे कौन सा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, साइंटिफिक रिसर्च में कितना आपको एक्सपेंस करना है, डेप्रिसिएशन, ठीक है, एडिशनल, यानी कि जो कोई भी है, इन सब चीजों में हम बिजनेस में भी टैक्स प्लानिंग को प्रॉपरली करके बिजनेस में प्रॉफिट में अपना बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो, यस गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। इफ द टैक्स पेयर्स फॉलो द टैक्स प्लानिंग, अगर एक टैक्स पेयर टैक्स प्लानिंग को फॉलो करता है एंड इन्वेस्ट देयर सेविंग इन अ गवर्नमेंट डिपॉजिट, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने LIC में, जो कि हमारे गवर्नमेंट का है, इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने गवर्नमेंट के बैंक्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इससे बताइए गवर्नमेंट को आगे कहीं ना कहीं और एक्टिविटी करने के लिए पैसा मिला या नहीं मिला? आज तो गवर्नमेंट को पैसा मिल गया ना, और वो हमें 5 साल बाद मिलेगा, तो आज तो गवर्नमेंट उन पैसों को यूज करके अपने डेवलपमेंट प्लान में यूटिलाइज कर सकती है। द गवर्नमेंट एक्वायर द फंड फॉर इट्स वेरियस डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, डेफरमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, ऑब्वियसली तो टैक्स हमारी जो मेन हमारा पर्पस है कि अभी मुझे ज्यादा टैक्स ना पे करना पड़े, अभी मुझे कम टैक्स पे करना पड़े। ठीक है, अच्छा पहले मुझे बताओ अब तक के में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, पूछ नो सकता है मैम। वो। अच्छा, ये टैक्स अवॉइडेंस अभी समझाऊं या हम नेक्स्ट क्लास में कवर करें? मैम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, इतने आप लोग स्टडी भी कर लोगे। यस ठीक है, मैम। नेक्स्ट में समझा दूंगी कि ताकि आपके पास ज्यादा मैम बर्डन ना हो PDF जाए। भेज देना। PDF अब मैंने सेंड कर दिया है, शायद से आ जाएगी आपके पास ग्रुप में। ओके ये मैम। देखो, ये क्लियर है ना ये वाली मैम मैं बुक ले आई PDF थी आज आपको अब? जाके। ओके ओके, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, अच्छा अभी ये पहले ये बताओ, आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। किसी को भी? नो मैम। नो मैम।